दूसरी चीज़ जो हम कहना चाहते हैं कि जो न्यूक्लियोसिंथेसिस है उसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी एक अलग कंसेप्ट है और जो एनर्जी रिलीज हो रही है फिशन एंड फ्यूजन में वो अलग कंसेप्ट है, वो अलग एनर्जी है, दोनों का सोर्स अलग अलग है। तो इसको जो है कंफ्यूज ये लोग सब ओवरलैपिंग ऑफ द नॉमेनक्लेचर करते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो आइंस्टीन के समय बहुत से पार्टिकल ईजाद नहीं हुए थे, इसलिए आइंस्टीन ने जो थ्योरियाँ दी हैं उसमें एरर है। अब हम आते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल कर्व पे। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कर्व इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से निकालने में जो एनर्जी खर्च होती है उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो अब देखिएगा ये पीरियोडिक टेबल है, उसमें पीरियड्स में एटॉमिक साइज कम होता है जैसे आगे बढ़ते हैं और आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है, और ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है। तो ये जो कोरिलेशन है ये गलत कोरिलेशन है, क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल माइंड से तय होता है, ना कि एटॉमिक साइज ऑफ द एटम से। दूसरी चीज़ है कि ये मान के चलिए कि एटॉमिक साइज अलग थॉट से ट्रिगर होता है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल अलग थॉट से ट्रिगर होता है। तो वो सब चीज़ इन्होंने डिज़ाइन कर रखी है। तो किस माइंड का कितना एक्सप्रेशन होगा वो ये सब डिज़ाइनर ये फाइन ट्यूनिंग के। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है टू थॉट्स आर एक्सप्रेस्ड साइमल्टेनियसली, तो देयर साइमल्टेनियस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल को एटॉमिक साइज से मत जोड़ के देखिए। और तीसरी चीज़ ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में जो घूम रहा है उसको एनर्जाइज ग्रेविटॉन होल्ड किए हुए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो है वो उसको होल्ड नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसमें शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो जब हायर एटम में जाएंगे, नंबर में जाएंगे, तो एक्सचेंज फोर्स है वो शील्डिंग इफेक्ट पैदा होगा और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं रह पाएगा। तो वहाँ पे ऑर्बिट में जैसे प्लैनेटरी मोशन में ग्रेविटॉन एनर्जाइज ग्रेविटॉन होल्ड किए हुए, इसी तरह मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए एनर्जाइज ग्रेविटॉन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने ये सब क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बताया जा रहा है कि माइंड का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का कंसेप्ट, अब ये सब क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि माइंड और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का कंसेप्ट आइंस्टीन के ज़माने में नहीं आया था, और ना ही डिफरेंट पार्टिकल्स हिग्स और एनर्जाइज ग्रेविटॉन भी ईजाद हुए थे। तो हिग बोसॉन तो हमने लार्ज हाड्रोन कोलाइडर में ईजाद किया, देखा, और ग्रेविटॉन का जो है ईजाद जो है वो लीगो में है और स्प्रिंग बैलेंस में भी है, हम डिटेक्ट कर लेते हैं अर्थ के ग्रेविटॉन। तो ये कहना कि ग्रेविटॉन नहीं है, ये अब गलत धारणा है, ग्रेविटॉन्स है। अब हम जो है जो भी चीज़ है रेडियो एक्टिविटी, अब हम रेडियो एक्टिविटी पे आ रहे हैं। तो रेडियो एक्टिविटी जो है अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, तो रेडियो एक्टिविटी से हम न्यूक्लियस का जो कन्फिग्रेशन है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो हायर एटम में जब हम जाते हैं तो इन लोगों ने प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक अंगूर के गुच्छे की तरह दिखाते हैं। ऐसा नहीं है,
प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक शेल के रूप में अरेंज होते हैं। इनर शेल जो होता है प्रोटॉन का होता है, आउटर शेल न्यूट्रॉन का होता है। और जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो न्यूट्रॉन की संख्या भी बढ़ जाती है। तो ये सब माइंड का खेल है। माइंड से न्यूक्लियस को बैलेंस करते हैं। और जो डिके है, आज हम डिके को भी समझा दें कि डिके की धारणा ये है कि पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी डिके है कि प्रोटॉन से न्यूट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, एंटी न्यूट्रॉन निकला, बीटा डिके हुआ और दो दूसरे पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। ये भी डिके है। और एक डिके होता है ये है कि वो अपने चारों ओर फील्ड बनाता है। तो प्रोटॉन जो है वो डिके हो रहा है, उसके अंदर चार्ज फील्ड है, उसमें मैग्नेटिक डायपोल है, उसमें ग्रेविटी निकल रहा है, तो ये भी डिके है। इलेक्ट्रॉन भी डिके कर रहा है क्योंकि उसमें चार्ज फील्ड है और मैग्नेटिक डायपोल है। इसी तरह क्वार्क भी डिके कर रहा है, चार्ज फील्ड है, मैग्नेटिक डायपोल है और ग्रेविटी है। लेकिन इनर्जाइज्ड ग्रेविटॉन भी डिके करता है क्योंकि एनर्जी पूल इससे एनर्जी निकल रही है जो कि चार्ज बनाती है, मैग्नेटिक डायपोल बनाता है और ग्रेविटी फील्ड की एनर्जी भी बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल बनते ही वो डिके शुरू हो जाता है। वो कुछ चीज़ें जो है दूसरे पार्टिकल वो रिलीज करने लगता है अपने में से और फील्ड बनाता है अपने चारों ओर। तो डिके को भी समझना है। तो आज हम ये समझ रहे हैं कि जो मास डिफेक्ट है वो एक इल्यूजन है। मास डिफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो इंटरेक्शन है और इंटरेक्शन माइंड से डिज़ाइन होता है। इसलिए आपको मास डिफेक्ट मैथमेटिक्स में आता है। मास डिफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो एनर्जी मास इक्विवेलेंस भी नाम की कोई चीज़ नहीं है। न्यूक्लियोसिंथेसिस के अंदर एनर्जी रिलीज भी होती है और बगैर एनर्जी कोल्ड फ्यूजन से भी न्यूक्लियोसिंथेसिस होती है। ये भी कहने मतलब है। तो धरती पे जो पीरियोडिक टेबल बनी है ये अनकंडीशन कोल्ड फ्यूजन से बनी है। स्टार्स में जो न्यूक्लियो फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियो सिंथेसिस हो रही है, उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। तो न्यूक्लियो सिंथेसिस वहाँ पे हो रही है फ्यूजन से, हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से कार्बन, कार्बन से आयरन, नाइट्रोजन। तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। वो एनर्जाइज्ड ग्रेविटॉन से रिलीज हो रही है, वो एक अलग फिनोमेना है। और न्यूक्लियो सिंथेसिस अलग थॉट से होता है। दोनों का साइमल्टेनियस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये मेंडल्स थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो न्यूक्लियो सिंथेसिस में एनर्जी रिलीज होना, न्यूक्लियो सिंथेसिस में एनर्जी रिलीज ना होना, ये सब जो है एक इंडिपेंडेंट खेल है। तो अर्थ पे जितने भी पीरियोडिक टेबल बनी है ये अनकंडीशन कोल्ड फ्यूजन से बनी है। ध्यान रखिए, अनकंडीशन थॉट एक्सप्रेशन कोल्ड फ्यूजन। कोल्ड फ्यूजन होता है, ये लैब के अंदर देखा गया है। जरूरी नहीं फ्यूजन में एनर्जी ही निकले। हॉट फ्यूजन भी है, कोल्ड फ्यूजन भी है, कंडीशन फ्यूजन भी है, अनकंडीशन फ्यूजन भी है। तो ये सब चीज़ें हम फिर से समझेंगे न्यूक्लियो सिंथेसिस में। धन्यवाद।